हेलो एवरीवन। 71st बीपीएससी 2025 के लास्ट 35 डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक बूस्टर डोज लेकर आए हैं। लास्ट 30 डेज 30 सेट को कवर कराया जाएगा इसमें। तो पहले सेट के साथ आज हम आपके साथ हैं। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, उत्तर मुगल काल के दौरान किसे किंग मेकर या नृप निर्माता के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली को इस नाम से जाना जाता है। उत्तर मुगल काल जो था 1707 ईस्वी के बाद, इस काल में सैयद बंधु जो भारतीय इतिहास को किंग मेकर के नाम से जानता है और नृप निर्माता के नाम से भी इसको जानता है। और वस्तुतः जो है सैयद बंधु जो है सैयद अब्दुल्ला खान और सैयद हुसैन अली खान, ये दोनों भाई थे। इन्होंने उत्तर मुगल काल में कम से कम 4 मुगल बादशाहों को गद्दी पर बैठाने में सहायता की थी। ठीक है। और इसमें से सबसे पहला कौन था? फर्रुखसियर, नाम याद रखिएगा, फर्रुखसियर, जो 1713 से लेकर के 1719 तक शासनकाल में रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक महत्वपूर्ण आर्थिक परिणाम क्या माना जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। 1813 चार्टर्ड एक्ट। ओके, 1813 का चार्टर्ड एक्ट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो लगभग समाप्त कर दिया गया था। यह वही दौर था जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का तीव्र विस्तार हो रहा था उस समय। और साथ ही भारत में जो नई भू राजस्व पद्धति थी जो अंग्रेज द्वारा जो लागू की गई थी, उसी कारण से किसान को अधिक लगान देने के लिए नगद राशि की जरूरत थी उस समय। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां एक तरफ ब्रिटेन के उद्योग को कच्चे माल की आवश्यकता थी, वहीं दूसरी ओर जो है भारतीय किसानों को नगद राशि की जरूरत थी। यही परिस्थिति में भारत में 19वीं सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया, जो कि भारत में आर्थिक इतिहास की पर महत्वपूर्ण घटना में गिनती आती है। और भारत में जो है चाय हो गया, रबर, कॉफी, नील, रेशम, कपास, जूट, ये सभी, जैसे तंबाकू भी इसमें शामिल था, ये सभी वाणिज्यिक फसल का उत्पादन जो है इसको प्रोत्साहन देने लगी उस समय की गवर्नमेंट, जो कि ब्रिटिश पूंजीवाद की पहली पसंद थी। ये सभी उन लोग का पहला चॉइस था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर सूची दिया गया है, जिसमें पहला सूची विद्रोह है, दूसरा है उसका काल। इसको सुमेलित करने बोला जा रहा है और उसमें के बाद इसमें कूट दिया होगा, आगे कूट की सहायता से राइट आंसर चूज करना है। पहले इसको मिलान कर लेते हैं, सूची 1 को। पहला सूची है ये 1, ये 2, इसको मिलान करना है हम लोग को। तो कच्छ का विद्रोह कब हुआ था? 1819 से 31। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1806। ईसाई सही सामने सामने मिलान किया हुआ पहले से। बंगाल का सिपाही विद्रोह ये हुआ था 1764। ठीक। संथाल विद्रोह 1855, 55-56। और कोल विद्रोह कब हुआ था? 31-32। तो क्या हो जाएगा? 32154। आइए देख लेते हैं 32154 कौन सा ऑप्शन है। 32154 ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस प्रसिद्ध शासक को जैन साहित्य में श्रेणिक कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंबिसार को यह श्रेणिक कहा गया है। और बिंबिसार कब से कब तक रहा था शासन पर? 544 से 492 एडी ईसा पूर्व। ओके, और यह हर्यक वंश का संस्थापक था। कौन? बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, आपको पता है। और जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है। क्या कहा गया? श्रेणिक कहा गया है जैन साहित्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूं उसी को करने की आज्ञा देता हूं। अंतिम न्याय के लिए मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। यह जो कथन है, दिल्ली के सुल्तान थे, वो सुल्तान कौन सा है, किसके द्वारा यह कहा गया है, यह पूछा जा रहा है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कहा गया। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो उसका शासनकाल रहा था 1296 से लेकर के 1296 से लेकर के 1396 तक। ठीक, 1296 से 1396 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। और व्यवहार में इसको शरीयत के नियम और आदेशों के पूर्णतया स्वतंत्रता उसको प्राप्त था। और इसके बारे में उसके समय के जो विद्वान थे, जियाउद्दीन बर्नी, यहां पे बता देते हैं आपको क्या नाम था उसका। जियाउद्दीन
बर्नी, जिसका शॉर्ट नाम आप बर्नी बर्नी जानते होंगे। तो बर्नी ने विस्तृत जानकारी प्रदान की है उसके बारे में, किसके, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। और ये सभी जो कथन वहां पर दिए गए हैं, जिसमें तारीख ए फिरोज शाही से उद्धृत है। ये जो कथन जो आप पढ़ रहे थे, ये तारीख ए फिरोज शाही का कथन है। और अलाउद्दीन जो है खिलजी राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास करने वाला पहला शासक था। और उसके अनुसार राजा जो है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है, और अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में उन्होंने खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा। उसने खलीफा को इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो कथन दिए गए, गुप्त काल में राजाओं ने परमेश्वर और परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण करते थे। ठीक है, कथन सही है, बिल्कुल सही है। इस काल में भूमि संबंधी करों की संख्या में वृद्धि हुई, ये भी सही है। और इस काल में वैष्णव संप्रदाय सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ था गुप्त काल में। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है वैष्णव संप्रदाय का उस समय बहुत प्रचलन था। ऑप्शन 3 भी सही ही है। ठीक है, तो इस तरह से तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी कथन सही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिकम का विषय था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा इसमें वर्णित है। किसमें? शूद्रक की मृच्छकटिकम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा जा रहा है। यहां पर पहले हम सत्य कथन का चयन कर लेते हैं, उसके बाद असत्य कथन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो उसने बेरोजगार में सहायतार्थ रोजगार कार्यालय की स्थापना की, बिल्कुल गलत। सॉरी, रोजगार कार्यालय है ना, तो ये सही कथन है। रोजगार कार्यालय के लिए उसने सही में वर्णित किया है। वह दीवाने खैरात के माध्यम से गरीबों की सहायता करता था, बिल्कुल सही है। दारुल सफा उसके द्वारा निर्मित एक खैराती अस्पताल था, बिल्कुल सही है। दासों की देखभाल हेतु दीवाने बंदगान का गठन किया था। किसका? दीवाने बंदगान का गठन किया था। तो ये सभी कथन जो है सही है। तो यहाँ असत्य कथन पूछा जा रहा था कि कौन सा कथन असत्य है, तो सारे कथन सत्य ही है यहाँ पर, तो कोई भी कथन असत्य नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, कोई भी कथन ऐसा नहीं है जो सत्य नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देख लेते हैं यहां पर स्वदेशी आंदोलन के बारे में। इसने देशी शिल्पकारों को उद्योगों एवं कौशल को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। ठीक है, तो यह कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। स्वदेशी आंदोलन के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, यह भी कथन सत्य है। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना, यह भी सही है। लियाकत हुसैन ने वरिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उसका नेतृत्व किया, कथन गलत दिया गया है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बारिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में अश्विनी कुमार दत्त ने उसका नेतृत्व किया था। कौन? अश्विनी, लियाकत हुसैन ने नहीं किया था, उनका नाम था अश्विनी कुमार दत्त। इन्होंने नेतृत्व किया था वारिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिरस्थायी बंदोबस्त, जिसको इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, उसको अन्य प्रदेशों में बहुत ही कम विस्तारित किया गया। क्यों कम विस्तारित किया गया इसको? तो 1810 के पश्चात कृषि मूल्य में वृद्धि हो गई, जिससे फसल का मूल्य बढ़ गया, जबकि चिरस्थायी बंदोबस्त से राजा के अंश में वृद्धि स्वीकृत नहीं हुए थे। बिल्कुल सही कथन दिया गया है। रिकॉर्ड के आर्थिक सिद्धांतों का नीति निर्माताओं पर प्रभाव पड़ा, बिल्कुल पड़ा था। और राज्य में रैयतों के सीधे बंदोबस्त नहीं किए गए थे, बिल्कुल सही है। तो ये सारे कथन सही अगर जो, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चिरस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में सभी कथन जो है यह सत्य कथन दिए गए हैं यहां पर। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रख लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी कथन जो है, ये सभी कथन सही हैं। इससे भी कथन से भी अगर क्वेश्चन बन सकता है तो आप लोग वहां पर सही टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इन घटनाओं को देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट ईस्वी देख लेते हैं, ये कब पारित हुआ था? 1930 में, 12 मार्च 1930। डेट आपको बोलते जाते हैं, ईयर यहां पर लिख देते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। भगत सिंह को फांसी कब दिया गया? भगत सिंह को तो 23 मार्च 1931 को दिया गया था, 23 मार्च 1931 को। और सविना अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो यह हुआ था
12 मार्च 1930। 1930। ये नेहरू रिपोर्ट जो था 1928 में आया था, 1928 में। ओके, तो सबसे पहले क्या हो गया, इसको व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, नेहरू रिपोर्ट नंबर 1 नेहरू रिपोर्ट। दूसरे स्थान पे कौन सा आएगा, 1931 सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक, 12 मार्च। तीसरे पर कौन आएगा, दोनों 1931 है, तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च को, और भगत सिंह को फांसी 23 मार्च को दिया गया। तो पहले 2 आएगा फिर 3 आएगा, तो यानी 1, 4, 2 और 3, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, पहले देख लेते हैं कौन कौन सा कथन सत्य है। भारत के लिए डोमिनियन राज्य का दर्जा मिला था, बिल्कुल सही है। भारत को संवैधानिक सभा, भारत में संवैधानिक सभा की व्यवस्था की गई है, ये भी सही है। और हिंदू और मुस्लिम हेतु समान प्रतिनिधित्व, ये कथन गलत है, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया गया था, जिसमें भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा तो दिया गया था, युद्ध समाप्ति के बाद जो है संवैधानिक सभा का प्रावधान भी किया गया था, लेकिन हिंदू मुस्लिम हेतु समान प्रतिनिधित्व का प्रावधान नहीं किया गया था। तो केवल 1 और 2 कथन सत्य हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा 6 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किए जाने का कारण था। इसका रीजन क्या था, तो इसका रीजन था कि लीग के समर्थन के बिना वायसराय द्वारा कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और कैबिनेट मिशन ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को अस्वीकार किया था इसमें, लेकिन वायसराय ने लीग के प्रतिनिधित्व के बिना ही कार्यकारिणी परिषद का गठन कर दिया था। मुस्लिम लीग ने इससे नाराज होकर के 16 अगस्त 1946 को इसके खिलाफ कार्रवाई दिवस घोषित कर दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित है पहले उसको देख लेते हैं, और जो सही सुमेलित नहीं है वो ऑटोमेटिक आंसर के रूप में आ जाएगा। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध पांडिचारी की संधि गलत है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध एक्स ला चैपल की संधि, ये भी गलत है। तृतीय कर्नाटक युद्ध से पेरिस की संधि सही है, सही है ना। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध और द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये सही नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। क्योंकि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, पहला कर्नाटक युद्ध, यहां पे मिलान बता देते हैं आपको। पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ था बताइए आप लोग, ये हुआ था 1746 से 48 के बीच, और इसमें एक्स ला चैपल की संधि हुई थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात है। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, 1749 से लेकर के 1754 के बीच, और इसमें जो है पांडिचेरी की संधि हुई थी। तो ये दोनों उलटफेर से दिया गया है। और तीसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ था, तीसरा, तो ये हुआ था 1758 से 63 के बीच, और इसमें पेरिस की संधि को माना गया था। तो तीसरा कथन सही था, तो 1 और 2 गलत था। उसका सही क्या आंसर था वो भी बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में 1891 का कारखाना अधिनियम लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, क्यों लागू किया गया था, अंग्रेजी उत्पाद हेतु समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए यह लाया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया इसका। क्योंकि भारत में सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण ब्रिटेन के उद्योग मालिकों को यह डर लगने लगा था कि उसके समान सस्ती मजदूरी के कारण भारत में प्रतिद्वंदी न बन जाए, कोई दूसरा मार्केट लेकर के दूसरी कंपनी ना आ जाए। इसी कारण उन्होंने समय समय पर नए नए कारखाना अधिनियम पारित किए, जिससे अंग्रेजों के उत्पादों में समान अवसर उपलब्ध मिल सके। जैसे पुर्तगाली एंट्री कर रहा था, डच कंपनी एंट्री कर रहा था, फ्रांसीसी कंपनी एंट्री कर रहा था, इसलिए ऐसा नियम लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले देख लेते हैं कौन सा सही है, तो उसके बाद कूट की सहायता से मिलान कर लेंगे हम लोग। ठीक है, पूर्ण स्वराज बिल्कुल सही है, क्रिप्स मिशन का यह उद्देश्य था। प्रांतों को संघ से पृथक अधिकार देना, नहीं, पूर्ण स्वराज का मांग नहीं, इसने पूर्ण स्वराज का समर्थन नहीं किया था। एक पहला कथन तो गलत हो जाएगा, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। दूसरा कथन देखते हैं, प्रांतों को संघ से पृथकता का अधिकार, ये सही है। गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता बनाए रखने का प्रावधान, ये सही है। और डोमिनियन स्टेटस, ये भी सही है। तो सही कूट पूछा जा रहा था 2, 3 और 4, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्योंकि क्रिप्स मिशन का उद्देश्य जो है डोमिनियन राज्य का दर्जा देना था, और कांग्रेस द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया था। कांग्रेस ने इसे सरकार अस्वीकार कर दिया, और प्रस्ताव में यह प्रावधान था कि जो राज्य चाहे वह संघ में सम्मिलित ना होकर के अपना खुद फ्रीडम रह सकता है, वह स्वतंत्र रह सकता है, कोई भी राज्य अपने मर्जी के अनुसार।
और प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि जब तक भारत में नया संविधान नहीं बन जाता है तब तक गवर्नर जनरल के पास कार्यपालिका के सर्वोच्च अधिकार बने रहेंगे, जो गवर्नर जनरल था अंग्रेज की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1919 निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की आधिकारिकता को यह स्पष्ट करता है। यह 1919 का अधिनियम, इसमें पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। क्या? उत्तरदायी गवर्नमेंट, उत्तरदायी शासन, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1919 एक्ट में ही किया गया था। यह क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन रिपोर्ट क्या थी? व्हाट इज द साइमन कमीशन रिपोर्ट? इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले देख लेते हैं कौन सा सही है। इस रिपोर्ट में अखिल भारतीय संघ की स्थापना कल्पना की गई थी। ठीक है, बिल्कुल सही है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की चर्चा इसमें की गई थी। और इसने केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये कथन गलत हो जाता है। दूसरा, इसका गठन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के सुधारों की जांच हेतु किया गया था, बिल्कुल सही कथन है। तो ऑप्शन 1 और 3 ये सही कथन है। तो कूट की सहायता से देखते हैं, केवल 1 और 3 सही है यहां पर कूट के अकॉर्डिंग। साइमन कमीशन का गठन जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के सुधार की जांच हेतु समय से पहले कर दिया गया। उसने प्रांत के पूर्ण उत्तरदायी शासन की सिफारिश भी की थी और एक अखिल भारतीय परिसंघ की परिकल्पना उसके द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा, साइमन कमीशन रिपोर्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के खेरा सत्याग्रह का मुख्य कारण था, इसका मेन रीजन क्या था? तो यद्यपि राजस्व संहिता में यह प्रावधान था कि सूखे की स्थिति में राजस्व में कटौती की जाए, लेकिन अधिकारी इसका क्रियान्वयन नहीं कर रहे थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यहां पर देख लिए आप, और खेरा सत्याग्रह का यह मेन रीजन था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहां पर कौन सा कथन सत्य नहीं होगा वो पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह प्रस्ताव सरदार पटेल द्वारा प्रस्तावित था और इसे नेहरू द्वारा इसका समर्थन किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। अब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को, और ग्वालियर टैंक मैदान में इसका प्रस्ताव पारित किया गया था और नेहरू द्वारा प्रस्ताव किया गया और पटेल द्वारा इसका समर्थन किया गया। ग्वालियर टैंक, यहां पर देख लिए, ग्वालियर टैंक मैदान में यह प्रस्ताव पारित किया गया। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? एक तरफ लेखक दिया गया है, दूसरी तरफ उसकी रचनाएं दी गई है, इसको सुमेल करना है। शूद्रक की रचना कौन सी है? मृच्छकटिकम। अरे बाबा, यहां तो है ही नहीं, ये गलत दिया गया है, सॉरी, सही सुमेलित करना है तो ये तो गलत है। कालिदास का दास कुमार चरित्रम, ये भी गलत है। अश्वघोष का सौंदर्यानंद अभिज्ञान शकुंतलम दिया गया है, ये गलत है। वात्स्ययन का कामसूत्र, ये सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ये सही है। तो यहां पर जो भी सही ऑप्शंस थे उसको देख लिए। ये जो है सौंदर्यानंद, ये किसकी रचना है? सौंदर्यानंद, ये अश्वघोष की रचना है। किसकी? अश्वघोष की। उलट फेर करके ऑप्शंस दिए गए हैं। दास कुमार चरितम, ये किसकी रचना है? दंडी की रचना है। ऑप्शंस में नहीं दिए गए, आपको बताए दे रहे हैं। दांडी की रचना है। कामसूत्र हो गया वात्स्यायन, और अभिज्ञान शकुंतलम हो गया कालिदास। कौन? कालिदास की रचना है। तो उलट फेर करके दिया गया था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सही सुमेलित करने बोला जा रहा था यहां पर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट के शासनकाल में, या 8वीं से 10वीं सदी के बीच। कौन? बिटवीन 18th सेंचुरी टू 10th सेंचुरी। दक्कन के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य में यह एक था, और इस वंश के शासकों में सबसे ज्यादा विभिन्न समय पर उत्तर और दक्षिण भारत के क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित किया गया। और न केवल उस समय की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक सत्ता था, लेकिन आर्थिक और सांस्कृतिक मामले में भी उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक सेतु के रूप में यह कार्य करता था। इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, राष्ट्रकूट शासन।
नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ मुगल शासक दिया गया है, दूसरे तरफ दिया गया संबंधित मकबरा। कौन से मुगल शासक से कौन सा मकबरा संबंधित है, तो मिलान करते हैं। हुमायूं, तो इसका ज्यादा दिल्ली में था मकबरा। शेरशाह का सासाराम। जहांगीर का मकबरा लाहौर, और अकबर का सिकंदरा आगरा। सिकंदरा कहाँ है, आगरा में। तो मिलान कर लिया हम लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4, 2, 1 और 3। 4, 2, 1 और 3, ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा देख लेते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, 4, 2, 1 एंड 3। फिर से वही है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये प्रश्न सूची वाले ज्यादा दिए जाते हैं। अब बीपीएससी ने भी यूपीएससी जैसा प्रारूप धारण कर लिया है 69th बीपीएससी के बाद। सूची 1 में राजवंश दिया गया है, क्या है, सूची 1 राजवंश, और सूची 2 में क्या दिया गया है, वास्तुकला। कौन से राजवंश से कौन सी वास्तुकला संबंधित है, मिलान करते हैं। चालुक्य से संबंधित है पड़क्कल मंदिर, ऑप्शन 2। होयसल से कौन सा मंदिर है, केशव मंदिर सोमनाथपुर। पांड्य शासन काल में चिदंबरम मंदिर का पूर्वी गोपुरम, और पूर्वी गंग के शासनकाल में सूर्य मंदिर कोणार्क। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां है, कमेंट कीजिए आप लोग। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 एंड 1। तो कूट देखते हैं 2, 3, 4 एंड 1 कौन सा है। 2, 3, 4 एंड 1, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंदिर निर्माण की शैलियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। गुजरात और उड़ीसा के अधिकांश मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में कराया जाता था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और यहां पर शैलियों की बात की जाए तो यहां पर कुछ फैक्ट्स आपको बता दे रहे हैं। आपको फैक्ट्स ये है, अगर आपको शैलियों में नागौर शैली की बात आए तो नागौर शैली से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा, यह हिमालय पर्वत से लेकर के विंध्याचल की जो श्रेणी थी, विंध्याचल श्रेणी, इस बीच में जो शैली जो मंदिर निर्माण होता था वो नागौर शैली का होता था, ठीक। उसके बाद विंध्याचल से लेकर के कृष्णा नदी के बीच अगर कोई मंदिर का निर्माण है तो वो बेसर शैली में बनाया गया होगा। आप लोग बेसर शैली टिक करके आइएगा बेफिक्र होकर के। उसके बाद कृष्णा नदी से लेकर के दक्षिण भारत तक जो भी मंदिर का निर्माण हुआ है तो वो हुआ है द्रविड़ शैली के अकॉर्डिंग। और कुछ अपवाद है, जैसे गुजरात और उड़ीसा के अधिकांश मंदिर हैं जो नागर शैली में निर्मित किए गए, जो इस क्षेत्र में नहीं है फिर भी वहां पर निर्मित किए गए हैं। तो ये ध्यान रखिए, गुजरात और उड़ीसा आप लोग रिमेंबर करके रखिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। आप लोग आगे बढ़ते हैं। थंका चित्रकला का संबंध किस धार्मिक संप्रदाय से है, कौन सा, थंका चित्रकला, तो इसका संबंध जो है कौन से संप्रदाय से, आप लोग बताइए फटाफट। बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि थंका चित्रकला जो है तिब्बत का जो एरिया था वहां पे जो बौद्ध धर्म से जुड़ी एक पारंपरिक धार्मिक चित्रकला है यह, और विशेष रूप से तिब्बत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान, लद्दाख और हिमालयी क्षेत्र में यह ज्यादा प्रचलित है। और यह एक कला ही नहीं बल्कि ध्यान साधना और आध्यात्मिक शिक्षण का माध्यम भी है, इसमें योग भी कराया जाता है। अगला प्रश्न है, बाघा जतिन की मृत्यु किस स्थान पर पुलिस के संघर्ष करते हुए हो गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बालासोर। कहां पर, बालासोर में हो गई थी। जतिन मुखर्जी जिन्हें बाघा जतिन के नाम से जाना जाता है, किनको, जतिन मुखर्जी, इनको बाला जतिन के नाम से जाना जाता है, और बंगाल के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। उन्हीं के नेतृत्व में बंगाल के क्रांतिकारियों ने विभिन्न स्थान पर क्रांतिकारी गतिविधि को अंजाम दिया था। इसी समय जब 1915 ईस्वी में, 1915 की बात है, उड़ीसा तट पर जब बालासोर नामक स्थान पर पुलिस के साथ लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई, किनकी, जतिन मुखर्जी की। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट के होम रूल लीग का संगठन सचिव किसे नियुक्त किया गया था, यह बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। जॉर्ज अरुंडेल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
चलिए विचार कर लेते हैं कथन पर। क्या कथन है? तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में नरम दल और गरम दल के राष्ट्रवादियों के मध्य समझौता होने में काफी मदद मिला था। ठीक है, सही है, बिल्कुल। उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो जाने से कांग्रेस के दोनों दल में एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ। बिल्कुल सही कथन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही है। तो कूट देख लेते हैं कौन सा कथन सही पूछ रहा है। सही कथन पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी की असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? तो यह हुआ था इलाहाबाद में। वेरी इजी आंसर, इलाहाबाद, जून 1920 में हुआ था। ये 1920 दिया गया है, मंथ कौन सा था? वो जून का महीना था जब यह हुआ था, और केंद्रीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन यहां पर किया गया था। और इस अधिवेशन में स्कूल, कॉलेज और न्यायालय का बहिष्कार करने और ब्रिटिश सरकार से असहयोग करने का निर्णय लिया गया था। और इसी अधिवेशन में गांधी जी को असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करने का दायित्व भी सौंपा गया था। समझ गए? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन शब्द समूहों को शामिल किया गया था? ये तो पॉलिटी में भी कराया है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया 1976 के 42वें संविधान संशोधन में। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यह लाया गया था। ठीक है, उस समय आपातकाल की स्थिति भारत में थी और इसको मिनी संविधान कहा जाता है। इसको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभियुक्त या दोषसिद्धि व्यक्ति को दोहरे दंड एवं आत्म अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20, आर्टिकल 20। इसके अंतर्गत व्यक्तियों को चाहे वो अभियुक्त हो या दोष सिद्ध हो या दोष सिद्धों के संबंध में संरक्षण इसको प्रदान किया जाएगा। और इसी अनुच्छेद का पार्ट 2 जो खंड 2 है, इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता है। और इसी का जो खंड 3 है, तीसरे पार्ट में यह कहा गया है कि किसी भी अपराध के लिए व्यक्ति किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है और इसे आत्म अभिशंसन से संरक्षण कहा जा सकता है। तो भाग 3 जो है संविधान का, इसका अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक व्यक्ति के स्वतंत्र मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। भाग 3 का अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया गया था? वेरी इजी आंसर, राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत किसी विधेयक पर संविधान संशोधन या धन विधेयक को छोड़कर जो है लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकती है। एक्सेप्शंस क्या है? संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक, इन मामले में राष्ट्रपति नहीं बुला सकता है। बाकी सभी मामलों में संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है। और ऐसे संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है 118(4) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल 118 क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 330। अनुच्छेद 330 में यह व्यवस्था की गई है और ऐसी व्यवस्था राज्य की विधानसभाओं के संदर्भ में 332 में की गई है। विधानसभा में अगर पूछा जाए तो 332 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अंतर्गत गठित प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य शामिल किए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 7। टोटल 7 मेंबर्स शामिल थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में यह किया गया था। 7 सदस्य थे। इससे पहले जो पॉलिटी का जो बॉम्ब शॉट वाला क्लास कराए थे ना, बॉम्ब शॉट में 500 क्वेश्चंस को रिपीट कराए थे, उसमें बताए भी थे कि 7 सदस्य कौन कौन थे। एक तो भीमराव अंबेडकर थे जो अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर थे। ये सभी सदस्य मेंबर हैं, इनका नाम बता रहे हैं आपको। के.एम. मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्लाह थे, बी.एल. मित्तल, डी.पी. खेतान, ये सभी मेंबर्स थे और भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। और बी.एल. मित्र के स्थान पर बाद में जो है बी.एल. मित्र जो उसके सदस्य थे उनकी मृत्यु हो गई थी 1948 में। बी.एल. मित्तल की मृत्यु हो गई थी तो उनके स्थान पर एन माधव राव
NMR उनको उनके स्थान पर लाया गया था। TT कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर नहीं लिया गया है? नहीं पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समवर्ती सूची की व्यवस्था यह कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर नहीं लिया गया, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समवर्ती सूची का विषय जो व्यवस्था है, यह प्रश्न है तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 जहां संवैधानिक प्रावधान है और सूची 2 में संबंधित अनुच्छेद है, इसको सम्मिलित करने बोला जा रहा है और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करने बोला जा रहा है। तो ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहला सूची देख लेते हैं फिर दूसरा सूची देख लेते हैं, दोनों को मिलान कर देते हैं फटाफट। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बताइए आप लोग। अनुच्छेद 29 के तहत आता है, आर्टिकल 19, ये हो जाएगा 4। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आएगा। और शिक्षा का मूल अधिकार, आर्टिकल 21 क्लॉज ए, जिसमें बताया गया था 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के जितने भी बालक बालिकाएं हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और आर्टिकल 21 में क्या कहा है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, उसी में 21 क्लॉज ए जोड़ा गया। चौथा है उपाधियों का अंत, यह अनुच्छेद 18 से संबंधित है, तो हो जाएगा 4, 3, 2 एंड 1। तो 43-21 देखते हैं कूट, बढ़े कूट की तरफ। कौन है भैया 43-21? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के संगठन अंतर्गत गठित तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 23 जून 1947 को इसका गठन किया गया था। 23 जून 1947 को तदर्थ झंडा समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी राज्य के विधानसभा का कोई अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वह किसे अपना त्यागपत्र प्रदान करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा के उपाध्यक्ष को, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किसको? विधानसभा के उपाध्यक्ष को। आर्टिकल 179 ख, हिंदी का ख, इंग्लिश का ब के अनुसार जो है विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित और प्रेषित कर सकता है। और विधानसभा के संदर्भ में जो है किसको करेगा? उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देना होता है और वह अध्यक्ष को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र प्रेषित कर सकता है। विल बी डन। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किस विषय से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन से संबंधित था। 1990 में बीपी सिंह की नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा की सरकार के दौरान देश के विधि मंत्री थे कौन? दिनेश गोस्वामी ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी आ गया बाबा। ज्योग्राफी देखते हैं। एक तरफ दिया गया है उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण घास भूमि है, दूसरी तरफ कौन से देश या महादेश से संबंधित है, इसको मिलान कर लेते हैं। तो कंपोज का घास मैदान कहां है? तो यह है ब्राजील में। पंपास का, तो पंपास का है अर्जेंटीना से। वेल्ड का घास मैदान कहां है? वेल्ड का, तो वेल्ड का हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। और लानोस घास मैदान, तो ये बहुत प्यारा घास मैदान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर PQRST दिया गया है, तो हो जाएगा TQP और R, TQPR देख लेते हैं। TQPR कौन है भैया? तो TQPR हो जाएगा ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। मिलान तो कर ही लिए, कूट क्या मिलाना है। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ किस प्रकार के प्रवाल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रवाल रोधिका का उदाहरण है। यह प्रवाल जो है पॉलिप्स जो होता है कम समय तक जीवित रहने वाला सूक्ष्म प्राणी है। कौन सा? पॉलिप्स जो है, और यह समूह में रहता है, खास करके ग्रुप में रहता है, और इसका विकास छिछले और गर्म जल में होता है। जो जल पर देखते होंगे ना छिछलापन रहता है और वो जल गर्म रहता है, तो वहां पर इसका ज्यादा विकास होता है। प्रवाल स्राव और प्रवाल अस्थियां जो होता है टीला के रूप में ज्यादा बनता है। और ये 3 प्रकार के होता है। कौन कौन सा होता है? प्रवाल रोधिका होता है, और तटीय प्रवाल भित्ति होता है,
और प्रवाल वलय होता है। तो यह ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है, प्रवाल राधिका जो रोधिका है इसका अच्छा उदाहरण है, और प्रवाल वलय जो है द्वीप गोलाकार का हार्सशू आकार वाले रोधिका होते हैं। ये क्या होते हैं? गोलाकार होते हैं, कुछ इस आकार का, इस तरह का गोल रहता है ये प्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन देख लेते हैं, उसके बाद विचार करेंगे। पहला कथन है, महाद्वीपों में भूपर्पटी की मोटाई महासागरों की तुलना में कम होती है। सही है, बिल्कुल सही है। निचले मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक है और यह ठोस अवस्था में है। सही है। ये जो भूपर्पटी की मोटाई महासागरों की तुलना में पूछा जा रहा है, सागरों की तुलना में कम होती है, महासागरों की तुलना में इसका कहा जाए तो यह ज्यादा होती है। तो ये कथन जो है ना गलत होगा। आई थिंक ये कथन गलत होगा। आप लोग बताइए कमेंट में, क्योंकि इसका बताते हैं भूपर्पटी की मोटाई महासागर और महाद्वीप के नीचे अलग अलग होता है, क्योंकि महासागर में भूपर्पटी की जो मोटाई होती है महाद्वीप की तुलना में कम होती है, और इसका नीचे का जो औसत मोटाई होता है ना ये 5 किलोमीटर होता है, और महाद्वीप के नीचे ना 30 किलोमीटर होता है। इसलिए ना ये क्वेश्चन, ये कथन गलत होगा। तो असत्य कथन का चयन करने बोला जा रहा है, तो केवल एक हो जाएगा, पहला कथन गलत है। आप लोग भी कमेंट कीजिए इसका आंसर। पोलर फ्लिंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है, फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग से संबंधित है, प्रवाल संबंधी बल से। और वेगनर के अनुसार जो महाद्वीपीय विस्थापन के दो सिद्धांत दिए गए थे, दो कारण था, जिसमें पहला था कि पोलर या ध्रुवीय फ्लिंग बल, पोलर और फ्लिंग फोर्स, दूसरा था ज्वारीय बल जिसको टाइडल फोर्स कहा जाता है। ध्रुवीय फ्लिंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। आप जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोलाकार जैसी नहीं है, जबकि यह भूमध्य रेखा पर उभरी हुई होती है, और यह उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही है। दूसरा बल जो होता है वेगनर महोदय के द्वारा सुझाया गया वह ज्वारीय बल है। कौन सा? टाइडल फोर्स। तो जो सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है, जिसमें महासागरों में ज्वार भाटा जैसी स्थितियां जो होती है, ज्वार भाटा वाली प्रवृत्ति महासागर में इसी के कारण होती है, टाइडल फोर्स के कारण। और टाइडल फोर्स किसके द्वारा सुझाया गया? तो वेगनर महोदय के द्वारा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल हिमालय अवस्थित है, कहां अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काली व तीस्ता नदी के बीच यह स्थित है। ठीक। आपको अगर जो हिमालय का प्रादेशिक विभाग क्षेत्र का विभाजन की बात की जाए तो आपको यहां बता देते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट समय लेकर के। यहां पर गौर से देखिएगा, जो पंजाब हिमालय है, PBH पंजाब हिमालय, यह कहां से कहां तक है? यह सिंधु नदी से लेकर के सतलज, ST सतलज नदी के बीच का भाग है पंजाब हिमालय। अगर कुमायूं हिमालय की बात की जाए, KH, तो यह कहां से कहां तक है? यह सतलज से लेकर के काली नदी के बीच का भाग है। ध्यान रखिएगा ये सभी, ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नेपाल हिमालय की बात की जाए, नेपाल वाला हिमालय का क्षेत्र, तो यह कहां से कहां तक है? तो यह जो है काली और तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र है। कौन सा? नेपाल हिमालय। और अगला आ जाता है असम हिमालय। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाते हैं। असम हिमालय, ASH असम हिमालय, यह क्षेत्र कहां से कहां तक हो जाएगा? यह तीस्ता नदी से लेकर के दिहांग का क्षेत्र, दिहांग नदी का क्षेत्र जो है यहां तक के बीच का जो हो जाएगा, यह हो जाएगा असम हिमालय। तो चारों का हिमालय जो प्रादेशिक विभाजन है उसको बता दिए। ये विभाजन पूछा जाता है साथियों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे यहां पर यह प्रश्न बना है उसी तरह हो सकता है पूछा जाए कि कौन सा हिमालय कहां के बीच अवस्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए आज विचार ही करना है तो विचार करते हैं अच्छे से। लक्षद्वीप समूह, अमीनी द्वीप एवं कन्नानोड़े द्वीप में 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित है। ठीक। यह कथन क्या है? सही कथन का चयन करने बोला रहा है, सही कथन का पहले चयन कर लेते हैं। ठीक है, तो यह सही कथन है। यह जो है द्वीप अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्नारे, जिसको कन्नानोड़े द्वीप कहते हैं, उसके बीच अवस्थित है। कथन सही है। और लक्षद्वीप जो है एटॉल प्रवाल द्वीप है, यह भी सही है। यह एटॉल प्रवाल द्वीप है। और भारत में प्रवाल भित्ति क्षेत्र जो है मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार
और लक्षद्वीप में सीमित नहीं है, बल्कि लक्षद्वीप का एटॉल प्रवाल द्वीप जो है ये ज्यादा फेमस है। और शेष सभी तटीय प्रवाल जो है भित्तियां होती है, और प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगा के अवशेष के समेकन द्वारा होता है। सागरीय जीव कौन सा है? मूंगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही कथन का चयन करने बोला जा रहा है। दोनों कथन सही था, तो 1 और 2 दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहलाता है, तो इसका संगम क्या कहलाता है? रुद्रप्रयाग कहलाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विष्णुप्रयाग किसका संगम है? तो विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा प्लस अलकनंदा तब बनता है विष्णुप्रयाग। ठीक, कर्णप्रयाग कब बनेगा? तो जहां पिंडर नदी और अलकनंदा मिलती है। कौन कौन? ये अलकनंदा प्लस पिंडर नदी बनती है तो कर्णप्रयाग बनता है। रुद्रप्रयाग कब बनता है? अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने से रुद्रप्रयाग बनता है। ठीक, देवप्रयाग कब बनेगा? देवप्रयाग की बात करते हैं। देवप्रयाग बनेगा जहां अलकनंदा और भगीरथ नदियां मिलती है। अलकनंदा प्लस भगीरथ इज इक्वल टू देवप्रयाग। समझ गए आप लोग अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन है, झील दिया गया है और दूसरी तरफ नदी दिया गया है। एक तरफ झील है, दूसरी तरफ नदी है। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ खाई है। तो मिलान करते हैं इसका। उकाई झील किस नदी से संबंधित है? तो यह गुजरात की ताप्ती नदी पर है। कौन से? ताप्ती नदी पर है। यहां पर सही सुमेलित करने बोला जा रहा है, तो पहले मिलान कर लेते हैं। ताप्ती नदी पर, यह सही है। निजाम सागर जो है, निजाम सागर ये कहां है? ये हो जाएगा कृष्णा नदी पर। और निजाम सागर जो है सिर्फ कृष्णा नदी पर ही नहीं, और इसके और भी नदियां हैं। कृष्णा नदी के मंजरा नदी हो गया, कृष्णा नदी, इसके सिवा मंजरा नदी पर है यह निजाम सागर। राणा प्रताप सागर, चंबल नदी हो जाएगा। ठीक, और जवाहर सागर परियोजना जो है, गांधी सागर, ये सभी चंबल नदी पर स्थित झीलें हैं। तो ये तीनों कथन सही है। तो ऑप्शन कौन सा देख लेते हैं राइट आंसर होगा? ऑप्शन डी है, 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रकार के गुण किस कृषि के हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देख लेते हैं पहले कौन सा गुण किस कृषि का है। तो इसको देखते हैं, कूट की सहायता से मिलान करना है इसको। यह एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। ठीक है, यहां पर दिया गया है जो यह गुण है, ये सब पढ़ लेते हैं। और इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। तीसरा है, यह उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरपृष्ठ इंटरफेस है, और यह कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। अरे वेरी इजी आंसर यार, इसका राइट आंसर हो जाएगा रोपण कृषि। रोपण कृषि राइट आंसर हो गया। चलिए ऑप्शंस भी दिए गए, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रोपण कृषि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट लौह अयस्क है, आयरन ओर है। और लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज होता है और औद्योगिक विकास का यह रीढ़ है। भारत में लौह अयस्क में विपुल संसाधन विद्यमान रहते हैं, और भारत में उच्च कोटि के लोहांश जो होते हैं वो लौह अयस्क में पाए जाते हैं। मैग्नेटाइट जो है सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क होता है, जिसमें 70% लोहा का अंश पाया जाता है। कितना? 70%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए विचार कर लीजिए। सत्य कथन का चयन करने बोला जाएगा कूट में। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है, उसके प्रमुख संसाधन मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में पाया जाता है। बिल्कुल गलत है कथन, साफ साफ है, यह गलत कथन है। ठीक है, गोंडवाना कोयला जो है धातु शोधन कोयला जो प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी क्षेत्र, झड़िया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है, जो महत्वपूर्ण कोयला का क्षेत्र। यह गलत है कथन। ठीक, ये टर्सरी कोयला नहीं होगा, जब गोंडवाना कोयला होगा। ठीक, तो उल्टा सीधा कथन दिया गया, इसलिए दोनों गलत है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया इसका, ना तो 1 ना ही 2। सुएज नहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन जो है उस पर विचार करते हैं। असत्य कथन का चयन करने बोला जा रहा है। इस नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर यानी भूमध्य सागर की ओर पोर्ट सुएज तथा दक्षिणी प्रवेश द्वार पर यानी लाल सागर की ओर पोर्ट सईद स्थित है। ये गलत कथन दिया गया है फ्रेंड्स।
क्योंकि सुएज नहर जो है इसका निर्माण 1869 में हुआ था, इसके निर्माण का कार्य 1854 में किया गया था। एक फ्रांसीसी इंजीनियर था फर्दिनांद द लेप्सिस, इसको सौंपा गया था और इसकी लंबाई जो है 168 किलोमीटर था और गहराई कितना था 16.15 मीटर था और अधिकतम चौड़ाई इसकी कितनी है 365 मीटर और न्यूनतम चौड़ाई इसकी कितनी है 60 मीटर। और इस नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर यानी भूमध्य सागर की ओर पोर्ट सहित तथा दक्षिणी प्रवेश द्वार पर लाल सागर जो है पोर्ट सुएज है। कौन सा? पोर्ट सुएज है, यहां पर सईद नहीं है, पोर्ट सुएज है, इसलिए यह कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन देख लेते हैं, उसके बारे में भी जान लेंगे। इस नहर के उत्तरी भाग में ग्रेटर बिटर झील, मध्य भाग में टिमसा झील एवं दक्षिणी भाग में लिटिल झील है। तो यह जो कथन है कि इसके उत्तरी भाग में लिटिल झील, मध्य सागर में टिमसा झील और दक्षिण भाग में ग्रेट बिटर झील है, ये सभी खारे पानी की झीलें हैं। ठीक, तो ये गलत कथन बन जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए, अभी बताएं आपको। 1 और 2 दोनों कथन असत्य हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, विचार कीजिए। कांगो एवं जायरे नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। यहां पर क्या बोला रहा? सत्य कथन का चयन करने बोला जा रहा है, आप लोग रिमेंबर करके रखिएगा। कांगो या जायरा नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं काटती है। कांगो और जायरा नदी मकर रेखा को नहीं काटती है। किसको काटती है? यह विषुवत रेखा को काटती है, मकर रेखा को नहीं, विषुवत रेखा को काटती है कांगो और जायरा नदी 2 बार। लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? नहीं, यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। उल्टा सीधा दिया गया था यहां पर, यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन? लिम्पोपो नदी। तो यह भी कथन गलत है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, बिल्कुल सही है, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, इसी से संबंधित है एक अमूर नदी जो वो चीन व रूस की सीमा बनाती है। रसिया और चीन का सीमा बनाती है अमूर नदी, अमूल नहीं, अमूर नदी। ठीक, तो पहले देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3। तीसरा कथन सही है, माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी की बात की जाए तो विषुवत रेखा को नहीं, मकर रेखा को 2 बार काटती है। और कांगो और जायरे नदी जो मकर रेखा को नहीं, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो ऑप्शन 1 और 2 इज द रॉन्ग आंसर, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। देन कूट में कौन सा राइट आंसर हो गया? ऑप्शन सी। निम्नलिखित विशेषता किस प्रकार की मृदा है? यह जो विशेषता दी गई है किस प्रकार की मृदा क्या है, देख लेते हैं यहां पर कौन सी मृदा होगी। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। इसमें आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। अरे आयरन और सिलिका की बहुलता जैसे ही होगी लेटराइट मिट्टी होगी। और चाय, इलायची और काजू की खेती के लिए सर्वाधिक यह उपयुक्त है। असम वाले क्षेत्र में पाया जाता है यह मिट्टी, खास करके असम हो गया, कर्नाटका हो गया, इन सभी क्षेत्र में, केरला हो गया, इन सभी क्षेत्र में यह पाया जाता है। तो यह हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए, पहला ऑप्शन ही है, ऑप्शन ए लेटराइट मिट्टी। इसमें लौ ऑक्साइड और पोटास की बहुलता होती है, इसमें उर्वरता जो होती है वो कम होती है, लेकिन निचले भाग में कुछ खेती की जाती है इस मिट्टी में। तो कौन से क्षेत्र में पाया जाता है ये भी बता दिया आपको अभी। अगला प्रश्न है, भारत में पाए जाने वाले प्रजातियों में कौन से आदिवासी जनजातियों के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, देख लेते हैं पहले। निग्रिटो, नॉर्डिक नहीं, मंगोलॉयड सही, अर्मेनॉयड नहीं। तो यह आदिवासी जनजाति के अंतर्गत आते हैं 1 और 3। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी, निग्रिटो, प्रोटोस्टेलाइड और मंगोलॉयड प्रजाति जो है आदिवासी जनजाति के अंतर्गत आते हैं। यहां पर ये दोनों दिए गए हैं। तीसरा हो जाएगा ऑस्ट्रेलाइड। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। व्यापारिक बैंकों को अपने कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास नगद, स्वर्ण एवं अल्पकालीन आधारित सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में संरक्षित रखना होता है। यह क्या कहलाता है? तो इसको कहा जाता है वैधानिक तरलता अनुपात। क्या कहा जाता है? निवल मांग और समय देता होता है, एनडीटीएल कहा जाता है। इसका निश्चित प्रतिशत अपने पास नगद, स्वर्ण रूप में या अल्पकालीन आधारित सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में संरक्षित रखना होता है, जिसे वैधानिक सांविधिक तरलता अनुपात कहते हैं, SLR कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो हो जाएंगे LK झा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन? LK झा। अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है भारत के आरबीआई के? शक्तिकांत दास।
कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं, इस पर विचार कीजिए। यहां पर सबसे पहले देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। असत्य कथन का चयन करने बोला जा रहा है। तो व्यापार शेष में दृश्य एवं अदृश्य सेवाएं सम्मिलित होती है, तो नहीं, केवल दृश्य वस्तुएं, व्यापारिक वस्तुएं सम्मिलित होती है इसमें, अदृश्य वस्तुएं सम्मिलित नहीं होती। कथन गलत है। चालू खाता क्षेत्र शेष में केवल दृश्य वस्तुओं और व्यापारिक वस्तुएं सम्मिलित होती है, तो चालू खाता क्षेत्र में दृश्य एवं अदृश्य वस्तुएं सम्मिलित होती है। दृश्य शामिल होती है, व्यापारिक नहीं, अदृश्य शामिल होती है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर व्यापार में दृश्य और व्यापारिक वस्तुएं शामिल होंगी, तो ये भी कथन गलत हो जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। असत्य कथन का चयन करने बोला जा रहा है, तो एक और दो दोनों असत्य कथन ही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा चेलैया समिति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है प्रत्यक्ष कर से, सॉरी, कर सुधार से संबंधित है। यह ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, राजा चेलैया समिति। और वाचु समिति की बात की जाए तो यह प्रत्यक्ष कर से कौन सी समिति आ जाएगी? वाचु समिति। ठीक। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित अगर पूछा जाए तो रेखी समिति, रेखी समिति। ओके। आयकर छूट की समीक्षा से संबंधित, तो इससे संबंधित हो जाएगा रेड्डी समिति, उनका नाम था YV रेड्डी। ठीक, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, यह नियम वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होते हैं। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में सामान्य आय उत्पादन के फलस्वरूप सामान्य बेरोजगारी संभव नहीं है। यह कथन या सिद्धांत किसके नियम सिद्धांत को संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, से का बाजार नियम, जो कि कहता है कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है और यह नियम वस्तु विनिमय और वस्तु जो मुद्रा विनिमय होता है दोनों पर लागू होता है, और इसके अकॉर्डिंग अर्थव्यवस्था में समान आय उत्पादन के फलस्वरूप सामान्य बेरोजगारी संभव, पॉसिबल नहीं है। यह पॉसिबल है ही नहीं और नहीं हो सकता है। ओके ओके, जस्ट ए मिनट, थोड़ा पानी पी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। डॉक्टर वाई के अलग समिति, जो लकड़वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति और सी रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो गरीबी को मापने से है, पॉवर्टी को मापने से है ये सभी समिति। और गरीबी मापन से संबंधित समितियां ये तीनों तो है ही, इसके संबंधित क्या हो जाएगा? और जो रंगराजन समिति भी इसी से संबंधित है, बता ही दिए। डांडेकर और एन राथ समिति, डांडेकर और जो है एन रथ कमेटी। ठीक, और ये हो गए अलग समिति, लकड़वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति और सी रंगराजन समिति का संबंध इससे संबंधित है, और ये दोनों आप एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिएगा इसमें। ये सभी भी इसी से संबंधित समिति है, किससे? पॉवर्टी को मापने से, गरीबी को मापने से संबंधित समितियां हैं ये सभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर कथन दिए गए हैं, देख लेते हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? सत्य कथन का चयन करने बोला जा रहा है। तो खरीफ फसल की बुआई के समय अधिक तापमान और कम आर्द्रता की आवश्यकता होती है, गलत कथन है, क्योंकि इसके अंतर्गत फसलों को जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई की जाती है, तो ऑप्शन एक गलत हो गया। रबी फसलों के उत्पादन में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा सहायक होती है। तो खरीफ फसलों के उत्पादन के लिए क्या होता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून की आवश्यकता होती है, और रबी फसल में ये सभी इंपॉर्टेंट है। और रबी फसल को कब बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, और अप्रैल मई में कटाई किया जाता है। और शीतकाल की फसलें होती है, कौन सी? रबी फसल। और रबी फसल के उत्पादन में शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ के होने से वर्षा सहायक होती है, तो ये कथन सही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक और, सॉरी, केवल 2 इज द राइट आंसर, ओनली 2, ऑप्शन बी। सेरिकल्चर का संबंध किससे है? ये बच्चों का क्वेश्चन है। सेरिकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, फिलिप्स वक्र किससे संबंधित, किसके मध्य संबंध दर्शाती है? तो यह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर से
संबंधित है। कौन सा? फिलिप्स वक्र। फिलिप्स वक्र क्या होता है यहां पर आपको बता देते हैं। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, 1 मिनट। देखिए कुछ इस तरह से होता है, ठीक, जहां पर यहां पर मान लीजिए कि 8% से लेकर के 7%, इसी तरह यहां तक आ जाइए आप 2%, इसको मान लेते हैं 0, ठीक। यहां से शुरू करते हैं, यहां पर हो जाएगा 3%, 4%, जो यहां पर 2 का कॉम्बिनेशन था उसी तरह यहां पर भी है, 2 3 4 5 6, इसी तरह बढ़ता जाएगा। यहां पर ये जो दर्शाएगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट को दर्शाएगा, और ये क्या दर्शाएगा? इन्फ्लेशन, क्या? इन्फ्लेशन को दर्शाएगा, ठीक। तो मान लीजिए कि अगर इन्फ्लेशन 7% है, ठीक, पहले 5% से ले लेते हैं थोड़ा सा करके, तो ये जो होगा अनएम्प्लॉय रेट 3% होगा। अगर ये 7% होता है तो ये बढ़ के हो जाएगा 4.5। ओके, तो इस तरह से अगर जो मान चलिए जो वक्र बनेगा ना, ये जो यहां भी देख लेते हैं 2% होगा तो यह बढ़ के 6% हो जाएगा। तो इस तरह का जो एक वक्र बनेगा, फिलिप्स वक्र बनेगा, इस तरह से कुछ इस तरह से फिलिप्स वक्र बनेगा। जो यहां का बिंदु होगा इसको मान लेते हैं बी बिंदु, और यहां से जो गुजरा है ये ए बिंदु को मान लेते हैं। तो इसी को कहा जाता है क्या? फिलिप्स कर्व कहा जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या समझ गए होंगे आप लोग तो बेहतर होगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में। अगर इस तरह का मान चलिए कि अगर फिगर ही दे दिया गया, बताया, पूछा जाएगा कौन सा फिलिप्स वक्र है, तो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला पार्ट इन्फ्लेशन है, ये वाला पार्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक। अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा? अधिक हो जाएगा। तो यही फिलिप्स जो वक्र है उसको दर्शाने का काम करता है। बढ़ते हैं आगे। इसीलिए सेट जो है ना साथियों हमारा बहुत लंबा होता है, थोड़ा डिटेल्स में चलता है। तरलता की दृष्टि से मुद्रा का काम है। मुद्रा का क्या काम है तरलता की दृष्टि से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि मुद्रा की आपूर्ति को उसका मुद्रा भंडार जो होता है उसका पार्ट होता है, और किसी समय विशेष पर जनता के पास होना वह अनिवार्य होता है। तो जनता के पास मुद्रा जाएगा ही जाएगा। और आरबीआई जो है मुद्रा आपूर्ति के 4 वैकल्पिक उपाय को आंकड़े के अनुसार प्रस्तुत करता है, जो जैसे हो गया M1, M2, M3 और M4। इसको भी डिटेल्स में जान लेते हैं, कोई कसर रहने ही नहीं देंगे। M1 क्या होता है? M1 जान लेते हैं पहले। M1 मुद्रा क्या होगा? तो जो जनता द्वारा धारित मुद्रा होगी और वाणिज्यिक बैंक द्वारा धारित शुद्ध मांग जमा होगा। ये जो होगा पब्लिक का मुद्रा होगा, और व्यावसायिक बैंक जो है, जो बिजनेस बैंक है, ठीक, उसके द्वारा शुद्ध मांग जमा होगा। यह होगा M1 का मुद्रा, ठीक। M2 क्या होगा? जो M1 का मुद्रा है, यानी ये दोनों प्लस जो डाकघर है, डाकघर में जो बचत जमा है वो होगा। M3 क्या होगा? M3 का मुद्रा, जो M3 M1 का मुद्रा हो गया प्लस व्यावसायिक बैंक में शुद्ध सावधि जमा। वहां तो जमा था, इसमें तो सिर्फ व्यावसायिक बैंक में जमा था, इसमें हो जाएगा M1, यानी ये जो पब्लिक के पास जो पैसा है व्यावसायिक बैंक के पास जमा, और व्यावसायिक बैंक के पास सावधि जमा जो होगा वो M3 का मुद्रा आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अब M4 मुद्रा। तो M4 मुद्रा में क्या क्या आएगा? M3। तो M3 में क्या था? जो M1 का मुद्रा होगा वाणिज्यिक बैंक के पास जो मुद्रा था, और वाणिज्यिक बैंक के पास शुद्ध सावधि जमा जो था वो सभी। तो इसमें क्या आएगा M4 में? तो M3 प्लस डाकघर का कुल जमा, इसका डाकघर का कुल जमा हो गया, और राष्ट्रीय प्रमाण पत्र इसमें छोड़कर, राष्ट्रीय प्रमाण पत्र जो इस पे खर्चा होगा डाकघर के क्षेत्र में उसको छोड़ करके, तो M3 का मुद्रा हो गया, और डाकघर में जो कुल जमा है वो आएगा M4 के मुद्रा में गिनती आएगा। तो M1 जो है लेन देन के लिए सबसे अधिक तरल है, M4 जो है सबसे कम तरल होता है, और M3 जो है मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला उपाय है। कौन सा? M3। जो M1 है वाणिज्यिक बैंक के पास शुद्ध सावधिक जमा होता है। समझ गए होंगे इसको आप लोग अच्छे से। तो आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब रक्त में पीएच कम हो जाता है? क्या होगा आप लोग बताइए। इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ साथ हीमोग्लोबिन की आत्मीयता कम हो जाएगी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया इसका। हीमोग्लोबिन के साथ साथ इसकी ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के श्वसन के दौरान गैसीय विनिमय होता है, तो क्या होता है? फेफड़ा की एल्वियो में, एल्वियोली में, किसमें? फेफड़ों की एल्वियोली में। और यह एल्वियोली जो होती है छोटी छोटी थैली होती है जो फेफड़ों में पाई जाती है, और सांस के दौरान वायुकोश जो होती है जिसको एल्वियोली कहा जाता है, उसमें गैसों का आदान प्रदान होते रहता है और जिसे फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई के रूप में जाना जाता है। किसको? फेफड़ों के एल्वियोली को कार्यात्मक इकाई के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कच्चा माल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चूना, पत्थर और मिट्टी जो है यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, डेंड्रोक्रोनोलॉजी निम्नलिखित में से किसकी आयु का अध्ययन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्ष की आयु का। किसका? वृक्ष की आयु का अध्ययन है, जो लकड़ी के पौधों की आयु का अध्ययन करता है और अनुमान लगाने का काम करता है। कौन सा? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन पौधे को संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिग्निन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम फाइबर और टेक्रिडस लिग्निन से बने होते हैं और यह पौधों को संरचनात्मक सहायता प्रदान करते हैं। वर्ड्स ध्यान रखिएगा, इंग्लिश वर्ड्स हैं, आप लोग अच्छे सुनिएगा और कोशिश कीजिए कि एक सेट को ना 2 बार आप लोग रिपीट कीजिए। एक बार आप नॉर्मली पिच पर सुन लीजिए, उसके बाद यूट्यूब में वॉइस पिच को बढ़ाने का रहता है, स्पीड आप बढ़ा करके 1.25 पर सुन सकते हैं, 1.5 से। लेकिन मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ इतना तेज़ी से पढ़ाने का, तो आपको 1.5 पे सुनने में नहीं होगा, 1.25 पर आप लोग अच्छे से कवर कर पाएंगे। कपड़ों और बर्तनों की सफाई के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में होता है, क्या होता है? तो इसमें होता है सल्फोनेट्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्योंकि डिटर्जेंट जो होता है ना, एक सर्फेक्टेंट का मिश्रण होता है जिसमें पानी के साथ साथ पतला घोल जो होता है सफाई के गुण में शामिल होते हैं, और अधिकांश डिटर्जेंट जो होते हैं एल्काइल बेंजीन होते हैं। क्या होते हैं? एल्काइल बेंजीन होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, इसको देखना है, तो पहले देख लेते हैं कौन सा सुमेलित है। शून्य समूह में रखा गया था तो निष्क्रिय तत्व से संबंधित है, बिल्कुल सही है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है, सही है। सबसे हल्की धातु सोडियम है, गलत है। सभी ये तो मान चलिए, ये तो ऑप्शन में इसको अलग ही कर दो आप लोग। तो ए बी सी में तो दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी गलत कथन है। सबसे हल्की धातु सोडियम है, क्योंकि सोडियम नहीं होगा, सबसे हल्की धातु जो है ना लिथियम होता है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। और सबसे हल्की धातु कौन सा हो जाएगा? लिथियम, Li। और सबसे भारी धातु कौन है? ओस्मियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक संलय बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारा। पारा एक रासायनिक स्वरूप होता है जो एक तत्व भी है, और पारा चांदी के समान सफेद चमकदार धातु होता है और यह सामान्य ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड में पाया जाता है। और प्राकृतिक रूप में पारा एक सफेद चमकदार धातु है जो कि हवा, पानी और मृदा में उपस्थित होता है, प्राकृतिक रूप में पूछा जाए तो। केंद्रीय रेतिका सेंट्रल वॉक्यूल जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, इसका क्या कार्य होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह पानी और अन्य पदार्थों को स्टोर करने का काम करता है। और रेतिका में जो है मुख्य रूप से पानी, पोषक तत्व, अपशिष्ट उत्पादों जैसे हो गया अन्य खाद्य पदार्थों का भंडारण होता है। और केंद्रीय रेतिका पादप कोशिकाओं के आकार जो होती है संरचना और कठोरता को बनाए रखने के साथ साथ क्या होती है, उसके आंतरिक वातावरण को नियमित करने के लिए महत्वपूर्ण निभाने का काम करती है। यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्या? सेंट्रल वैक्यूल। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरन। आयरन एक आवश्यक खनिज है जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और लाल रक्त कोशिकाओं में प्रोटीन पाया जाता है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन संवहन में सहायक होता है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होगा अगर पूछा जाए तो एनीमिया। कौन सा? एनीमिया हो सकता है। शरीर में ऑक्सीजन को प्रभावी ढंग से ले जाने के लिए पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती है तो यह रोग होता है, एनीमिया। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए आवश्यक प्राथमिक मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? तो यह हो जाएगा कौन सा? तो कैल्शियम। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है पौधे द्वारा उसकी वृद्धि और विकास के लिए
अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व होता है और पौधों को 3 प्राथमिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। कौन कौन सा? नाइट्रोजन हो गया, और क्या हो गया? फास्फोरस हो गया, और क्या हो जाएगा? पोटेशियम हो गया। ठीक, तो कौन सा नहीं होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कैल्शियम नहीं है। नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा और पोटेशियम होगा, कैल्शियम नहीं, पोटेशियम होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण कौन सा होता है? क्षय रोग। क्षय रोग जो टीबी है, ये संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है और शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकता है। यह एक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। और बेसिल कैलमेट गुरेन जो बीसीजी होता है, जिसको टीबी रोग का टीका है, कौन सा? बीसीजी एक टीका है। और इसी तरह जो है यहाँ पर पोलियो है, पोलियो से रिलेटेड जानकारी जान लेते हैं। यह एक पोलियोमाइलिटिस का नाम है। किसका? पोलियोमाइलिटिस का संक्षिप्त नाम है और यह बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है, यह पोलियो वायरस के कारण होता है। ठीक, मलेरिया क्या होता है? तो यह मलेरिया बैक्टीरिया के कारण नहीं होता, यह प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। कौन सा? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी मच्छर। कौन सा? एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर। सभी रोगों के बारे में देख लीजिए जो ऑप्शंस में दिए गए थे, तो इसका आंसर जान लिए, ऑप्शन ए क्षय रोग, टीबी। नेक्स्ट है, मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी का संकरण एक बौने पौधे स्मॉल टीटी से कराया जाता है। तो F2 पीडी में शुद्ध लंबे पौधों का बौने पौधों के साथ फिनोटाइप का अनुपात क्या होगा? इसका रेशो क्या होगा फिनोटाइप का? तो इसका फिनोटाइप का रेशो क्या होगा, आप लोग बताइए। 3:1, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्योंकि F2 पीडी में शुद्ध लंबे पौधे का बौने पौधे के साथ अनुपात 3:1 होगा। क्योंकि F2 पीडी में एक लंबा शुद्ध और समयुग्मकी टीटी जो होता है, ये जो होता है दो लंबा, टू लॉन्ग, अशुद्ध और विषमयुग्मकी जो होता है स्मॉल टीटी, और एक बौना शुद्ध पौधा जो होगा समयुग्मकी जो होगा स्मॉल टीटी पौधा पादप, यह उत्पन्न हो गया। क्योंकि लंबेपन की तुलना में बौनापन एक अप्रभावी लक्षण बन जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया, 3:1। प्राथमिक इंद्रधनुष बनने में प्रकाश के कितने पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हैं? इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिए। कितने होंगे? 1, ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि प्राथमिक इंद्रधनुष में एक बार आंतरिक परावर्तन होता है और इंद्रधनुष निर्माण में जल की बूंद प्रारंभिक सतह पर अववर्तन होता है और आंतरिक सतह पर यह परावर्तित होने लगता है। फटाफट करते हैं अब आगे के क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा किस ओर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेग की दिशा के लंबवत होती है। संघ पेरिफेरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कथन दिए गए हैं और कौन सा कथन असत्य है यह पूछा जा रहा है। तो ये स्थानबद्ध छिद्रयुक्त या पूर्णतया समुद्री जीव है, बिल्कुल गलत है। इनमें उत्तकों का आवाज होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो कौन सा होगा? केवल एक कथन असत्य है, पहला कथन। क्योंकि संघी पेरिफेरा जो है इसके स्थान, जिसके जो स्थान होते हैं स्थानबद्ध होते हैं, छिद्रयुक्त और पूर्णतया जलीय होते हैं। क्या होते हैं? जलीय होते हैं, समुद्री जीव नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर निम्नलिखित में से किस आधार पर होता है? तो यहां पर देख लेते हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं। इसको मिलान करना है, सॉरी मिलान नहीं करना है, किस आधार पर अंतर पाया जाता है इसको देखना है। जंतु कोशिका, पादप कोशिका, तो इसमें जो होता है केंद्रक का आकार जो होता है यह समान होता है, तो ये सही हो गया। ठीक है, केंद्रक का आकार समान होता है। तो अंतर पूछा जा रहा है तो ये ऑप्शंस में नहीं आएंगे। और स्थितियां जो होती है असमान होती है, आकार समान होगा, स्थिति असमान होगा। ठीक, और अगला हो गया, जंतु कोशिका में केंद्रक कोशिका के मध्य होता है, केंद्रक की स्थिति जो है कोशिका के मध्य होगा, तो ये सही है, ये राइट है। ओके, और रसधानी का आकार जो होगा सेम होगा, ये हो जाएगा। रसधानी की संख्या भी सेम होगी, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या इज द इक्वल। तारकाकाय ये सही होगा। डिक्टियोसीम ये नहीं होगा, ये सेम नहीं होता है। डिक्टियोसीम जो होता है ये इसमें सेम नहीं होता है, और लवक जो होगा सेम होगा। तो कौन कौन से अंतर के आधार होते हैं इसमें? तो हो गया केंद्रक की स्थिति
देख लेते हैं ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। कूट, अच्छा मतलब कौन कौन सा है वो दिया गया है। तो इसका कौन कौन सा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, आठवां, यानी 2 3 4 5 6 8, 2 3 4 5 6 और 8, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईवीएफ इन्वर्ट्रो फर्टिलाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है यह पूछा जा रहा है। तो एक स्वस्थ स्पर्म को प्रत्येक परिपक्व अंडे से सीधे इंजेक्ट करने के लिए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सही है। दूसरा है मां के गर्भाशय से अंडे निकालने के लिए कैथेटर का उपयोग किया जाता नहीं। मां के गर्भाशय से एग्स निकालने के लिए सक्शन विधि का प्रयोग किया जाता है, यह गलत होगा, कैथेटर नहीं होगा, सक्शन विधि। हिंदी में लिख देते हैं सक्शन मेथड, सक्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। कणुप्रिया अग्रवाल भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी है, बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से कोई, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं मान लिया आपको। तो ऑप्शन 1 एंड सी, ऑप्शन ए एंड सी देख लेते हैं। ऑप्शन ए एंड सी इज द राइट आंसर। सर यहां पर कथन गलत बोला जा रहा था ना, तो ए और सी तो राइट आंसर हो गया, ये ए और सी तो राइट आंसर हो गया, यहां पर गलत कथन पूछ रहा था। तो मां के गर्भाशय से अंडे निकालने के लिए कैथेटर का प्रयोग नहीं होता, अभी बताया आपको, इसमें सक्शन विधि का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। ठीक, हाल के समाचार पत्रों में डीप फेक चर्चा में था, इससे संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। डीप फेक तकनीक का एक कंप्यूटर डीप लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाले वीडियो, छवियों और ऑडियो में हेर फेर कर उसे उस ऑडियो इमेज के साथ गलत माध्यम से सूचनाओं का प्रसार किया जाता है। ठीक, तो यह जो डीप फेक है ना, डीप फेक तकनीक एक कंप्यूटर है जो डीप लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके इसके माध्यम से यह प्रचार किया जाता है, सही है। और आईटी अधिनियम 2000 की धारा 66E के अंतर्गत इस बात का जिक्र किया गया है कि किसी व्यक्ति की इमेज के अनाधिकृत उपयोग गोपनीयता का उल्लंघन करने वाले अपराधियों के लिए किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 वर्षों तक कैद या 2 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। तो दूसरा, ना ही एक पहला कथन सही है ना ही दूसरा कथन, दोनों कथन सही है। गलत कथन पूछा जा रहा है, कौन सा कथन गलत है, तो गलत है ही नहीं, दोनों सही है कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। क्लासिकल कंप्यूटर में क्वांटम कंप्यूटरों की तुलना में त्रुटि दर कम होती है, इसमें गलतियां कम होती है। सही सुमेलित करने बोला जा रहा है, इसका सही सुमेलन करना है। तो कार्य जो है ये किससे संबंधित है, तो बल और विस्थापन का गुणनफल का है कार्य होता है। ठीक, गतिज ऊर्जा क्या होता है, वस्तु में गति के कारण संचित ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, यह होगी विन्यास परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा। और शक्ति क्या होगी, ऊर्जा रूपांतरण दर। तो क्या होगा 2 3 4 एंड 1, 2 3 4 एंड 1, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लोर क्षार प्रक्रिया से निर्मित उत्पाद है, यह क्या होता है, तो यह होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। और सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन जो लवण जल से संबंधित होते हैं और विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करने का काम करते हैं, और इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या, क्लोर क्षार मेथड। ओके, कौन सा जैन ग्रंथ वैशाली के लिच्छवियों का विवरण देता है, वेरी इजी आंसर, ऑप्शन ए भगवती सूत्र। इसमें जैन धर्म ग्रंथ है, यह वैशाली के लिच्छवियों के बारे में बताता है। और कल्पसूत्र जो है एक जैन ग्रंथ है, यह जो है एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों के जीवनी शामिल है। ओके, नेक्स्ट है भागलपुर जिले में अंतिचक में खुदाई से प्राप्त एक विशाल बौद्ध मठ का पहचान निम्नलिखित में से किससे की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रमशिला महाविहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में पाए गए अशोक के शिलालेख में किस लिपि में लिखे गए थे, तो यह लिखे गए थे ब्राह्मणी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, और यह सबसे पहले पढ़े गए। और लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा के स्तंभ पर सासाराम में यह पाया गया प्राकृत भाषा में। कौन सा, प्राकृत भाषा में, कौन कौन से जगह पर, तो लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा के स्तंभ पर सासाराम में जो है यह प्राकृत भाषा में पाए गए हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है, वेरी इजी आंसर CWG, ऑप्शन ए इज द
राइट आंसर। और इस वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग जो होता है CWG और AW के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोकामा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और यह भारत में रेलवे कोच बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। और वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1978 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा झील बिहार में स्थित है? तो यह हो जाएगा ए अनुपम झील। कहाँ? अनुपम झील कैमूर जिला में स्थित है। कहां पर? कैमूर में यह स्थित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962, ऑप्शन बी 1962 में। और भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है भारत रत्न, इससे राजेंद्र प्रसाद जी को सम्मानित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और उन्होंने 2 लगातार कार्यकाल तक राष्ट्रपति के पद पर रहा था, प्रेसिडेंट रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म हुआ था सारण के जीरादेई नामक गाँव में। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1906 ईस्वी में बाबा ठाकुर दास के द्वारा। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? 1532 में। 1531 पर उसने कालिंजर पर आक्रमण किया था। 1531 में कहां पर? कालिंजर पर। ये मुगल भी ना अजीब थे, आक्रमण किया था। और सबसे बड़ा शत्रु उसका कौन था उस समय? शेरशाह सूरी सासाराम। बिहार प्रांतीय किसान सभा के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया था इन्होंने पुरुषोत्तम दास टंडन ने, ऑप्शन सी द राइट आंसर। 1934 में अध्यक्षता की थी। और इसका तीसरा अधिवेशन जब हुआ था स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में। तीसरा अधिवेशन जो हुआ था कब? 1935 में। इसका जो अधिवेशन अध्यक्षता किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती। हाजीपुर में। कहाँ हुआ था? 1935 हाजीपुर में। अगला प्रश्न है, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? तो यह हो जाएगा दक्षिणी पहाड़ी भाग। कौन सा? दक्षिण का पहाड़ी भाग है यह। और यह क्षेत्र भूगर्भीय दृष्टि से छोटा नागपुर पठार के विस्तार का हिस्सा माना जाता है और इसे दक्षिण का पहाड़ी भाग कहा जाता है, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट। और यहाँ की चट्टानें कौन सी होती है? आग्नेय चट्टान। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले इस पशु मेले का नाम क्या है? तो यह है सोनपुर मेला, ऑप्शन बी द राइट आंसर। सोनपुर मेला जो महीनों तक चलता है हरिहर क्षेत्र सोनपुर में, और प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के दिन लगाता है यह मेला। और यहाँ पर हरिहर नाथ बाबा का मंदिर है जहाँ पर हरि और विष्णु, जो हरि विष्णु है और शिव दोनों की एकीकृत मृत्यु है। क्या है? एकीकृत मूर्ति है मृत्यु ने। बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त का महीना में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है भागलपुर, ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगस्त माह में बिहार के भागलपुर जिले में विशेष रूप से मनाया जाता है और इस त्योहार में लोग अपने परिवार के कल्याण के लिए मनसा देवी की पूजा करते हैं। कौन से? मनसा देवी की पूजा करते हैं। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो यह हुआ था कर्नाटक राजवंश के शासनकाल के दौरान। 1097 से 1324 ईस्वी के बीच कर्नाटक राजवंश का शासन रहा था। और बिहार राज्य के तिरहुत या मिथिला में इसने शासन किया था। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? नान्यदेव। ध्यान रखिएगा, नान्यदेव के द्वारा स्थापना किया गया था 1097 में। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत सफरुद्दीन मनेरी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से था? तो यह था फिरदौसी से, ऑप्शन सी द राइट आंसर। सुहारवर्दी सिलसिले की एक प्रमुख शाखा थी फिरदौसी, और इस शाखा का मुख्य कार्य क्षेत्र बिहार। और सफरुद्दीन याहिया जो थे इस सूफी शाखा का प्रसिद्ध संत और उसके पत्रों के संग्रह के मक्तुवाद से संबंधित थे। किससे? मक्तुवाद नाम से यह फेमस थे। भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कहाँ है यह एआई विश्वविद्यालय? तो यह है तमिलनाडु। एआई शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। सही है, सही है। पहले देख लेते कथन, कौन कौन से कथन है। इस परियोजना का नेतृत्व करने के लिए शिक्षा जगत, उद्योग और सरकार के विशेषज्ञों से मिलकर एक टास्क फोर्स बनाई जा रही है। ये सही है। और यह तमिलनाडु एआई शिक्षण संस्थान का नहीं है, महाराष्ट्र एआई शिक्षण संस्थान से संबंधित है। कहाँ से? महाराष्ट्र का MH, यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग।
तो पहला कथन गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। तीसरा कथन देखते हैं, विश्वविद्यालय अनुसंधान एवं विकास, तकनीकी प्रगति, कौशल विकास और एआई नीति का निर्माण पर केंद्रित करेगा। क्या केंद्रित करेगा? सही है यह। तो देख लेते हैं, सत्य कथन का चयन करने बोला जा रहा है, तो ऑप्शन 2 एंड 3 द राइट आंसर, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली नाइट सफारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह हो जाएगा कौन कौन सा? इसका निर्माण देहरादून में किया जाएगा? नहीं, नो नो नो, इसका निर्माण लखनऊ में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जाएगा और यह 900 एकड़ में कुकरेल नाइट सफारी चिड़ियाघर में विकसित होगा। सही है, और इसके निर्माण में कुल 1510 करोड़ खर्च होंगे। सत्य कथन का चयन करने बोला जा रहा है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर हेतु महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वावलंबनी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के सहयोग से असम, मेघालय और मिजोरम में स्वावलंबनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है, और यह एक महिला उद्यमिता कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य जो है पूर्वोत्तर उच्च संस्थानों में महिलाओं की उद्यमी मानसिकता, संसाधन और व्यावसायिकता को सफल बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना और उसको सशक्त बनाना है। ठीक है, तो ये सभी जो है 1 और 3 कथन सही है। पहला और तीसरा कथन सही है, और यह वित्त आयोग के सहयोग से शुरू किया गया कार्यक्रम है। नहीं, यह नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है। यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा, तो ऑप्शन 2 इज द रॉन्ग आंसर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1 एंड 3। किस भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर एवं संगीतकार ने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में त्रिवेणी एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार जीता? इसका राइट आंसर आ जाए ऑप्शन ए चंद्रिका टंडन। 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के त्रिवेणी एल्बम हेतु भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर और संगीतकार चंद्रिका टंडन को ग्रैमी पुरस्कार जीता है। इनको दिया गया है चंद्रिका टंडन को। संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तुलसीबाई। तुलसी गरवार्ड को जो है राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अमेरिकी खुफिया समुदाय का नेतृत्व करने वाली पहली हिंदू महिला है। ठीक, किस देश ने गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की मंजूरी दी है? तो चाइना ने। यह उलटफेर खुराफाती दिमाग लगाते रहता है। यह स्टेशन जो होगा समुद्री सतह से 2000 मीटर गहराई पर होगा। अब बताइए 2000 मीटर की गहराई पर यह अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण कर रहा है। किस देश में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। और यह मंदिर जो है बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा बनाया गया। BAPS संस्था जो है इसके द्वारा बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, टाइफाइड को खत्म करने हेतु विश्व का पहला टीका बना है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण भारत द्वारा किया गया है और यह सिर्फ 2 वर्ष के ऊपर के शिशुओं के लिए स्वीकृत है। दोनों कथन इज द राइट आंसर। बोथ ऑप्शंस, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1 एंड 2 बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वें एक्वेरियन वार्षिक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मालदीव। भारत और मालदीव के बीच यह आयोजित किया जाएगा और यह अभ्यास जो है 2009 में शुरू किया गया था। अभी तक चल रहा है, समय समय पर चलते रहता है। केंद्रीय बजट 2025-26 के दौरान निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए, बिहार में मखाना बोर्ड का गठन सही है, किया गया मखाना बोर्ड का गठन। पटना एयरपोर्ट की सुविधाएं बढ़ेगी और बिहटा एयरपोर्ट का विस्तार होगा। तो सुविधाएं बढ़ेगी नहीं, बढ़ चुकी है। नया टर्मिनल शुरू कर दिया गया है। पश्चिमी कोसी का नहर का विस्तार होगा, बिल्कुल सही है। तो तीनों कथन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1, 2 एंड 3 टर्शियरी स्टेटमेंट्स आर राइट। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? बहुत ही इजी आंसर है, सिमोना हालेप ने। ऑप्शन ए, इन्होंने संन्यास ले लिया है और रोमानिया की खिलाड़ी है यह सिमोना हालेप, रोमानिया की खिलाड़ी। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला है? तो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ऑप्शन सी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 14वें साल शीर्ष पर रहा और यह जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है और MIT यूनिवर्सिटी है संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे।
और भारत के 4 संस्थान इस सूची में शामिल हुए। ओडिशा का संस्थान जो है ओ अनुसंधान पहली बार शामिल हुआ था। कौन सा? ठीक। IM पुस्तक का संकलन किसके द्वारा किया गया? तो यह हुआ था गोपी चंद पी हिंदुजा, ऑप्शन डी। किस राज्य सरकार द्वारा नदी अपरदन को रोकने हेतु गोदी बंधन योजना की शुरुआत की गई है? तो यह राज्य है कौन सा? बताइए। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल? ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत अंतरण सूचकांक जारी किया है, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस सूची में शीर्ष राज्य तमिलनाडु है और इस सूची में बिहार 20वें पायदान पर नहीं, शीर्ष राज्य जो है वह कर्नाटका है। ठीक है, बिहार को जो है 18वां स्थान प्राप्त हुआ। दोनों कथन गलत दिए गए हैं, तो सत्य कथन का चयन किया जा रहा था, न तो 1 न ही 2। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत की पहली समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। GCC नीति क्या है? तो मध्य प्रदेश ने पहली बार समर्पित वैश्विक नीति जो क्षमता केंद्र GCC यह नीति प्रारंभ किया और इसका उद्देश्य राज्य को वैश्विक नवाचार और सहयोग के लिए अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये असत्य कथन पूछा जा रहा है, तो महाराष्ट्र नहीं होगा, MP हो जाएगा। अवकाश मिसाइल प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत वियतनाम के साथ आकाश मिसाइल प्रणाली को आपूर्ति के लिए $200 मिलियन के समझौते पर बातचीत कर रहा है और आकाश मिसाइल जो है मध्यम दूरी की सतह से सतह में हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कौन सी? आकाश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। सत्य कथन का चयन करने बोला जा रहा है, तो केवल 2 सत्य कथन है, पहला कथन गलत है, केवल 2 इज द राइट आंसर। और भारत फिलीपींस के साथ कर रहा है, वियतनाम के साथ नहीं। किसके साथ? फिलीपींस के साथ यह समझौता कर रहा है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया था रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 6 से 7 जुलाई 2025 को। ओके। फाइटोपैथोजेनिक कवक की नई प्रजाति एपिकोकम इंडिकम को हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के द्वारा खोजा गया? तो यह खोजा गया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा, BHU के द्वारा यह खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र के 2016-17 से 2022-23 तक सालाना औसतन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यह हुई है 5% की वृद्धि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और पिछले दशक में कृषि जो है उसका आय था, वार्षिक आय 5.23% था, इसमें वृद्धि हुआ। गैर कृषि क्षेत्र में 6.24% था, इसको बढ़कर बढ़ोतरी हुआ है और अर्थव्यवस्था में 5.80% बढ़ोतरी हुआ है। नेक्स्ट है हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया है। मृदा स्वास्थ्य में सुधार लाने और टिकाऊ कृषि स्थितियों को सुनिश्चित करने हेतु यह हर स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया है और इस अभियान का उद्देश्य है कि अगले 3-4 महीने में हर एकड़ मिट्टी से नमूना एकत्रित करके मिट्टी के स्वास्थ्य बनाने हेतु टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है। ओके। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता? तो यह जीतने वाली है बी मनु भाकर। ठीक है, मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक में एक ही संस्करण में 2 पदक जीता इन्होंने 2024 में। नेक्स्ट है महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किस राज्य में 35 ग्राम पंचायतों के पोषण 2.0 के तहत कुपोषण की चुनौतियों के समाधान हेतु सुपोषित पंचायत अभियान की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार में यह शुरू किया गया है सुपोषित पंचायत अभियान। नेक्स्ट है सेपक टकरा विश्व कप 2025 का आयोजन कहां आयोजित हुआ था? तो ऑप्शन डी, पटना में आयोजन हुआ था 2025 में। नेक्स्ट है किस राज्य ने सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार को मंजूरी दे दी है? तो यह कर्नाटका। सम्मानजनक मृत्यु के अनुरोधों पर कार्रवाई करने के लिए अस्पताल में मेडिकल बोर्ड की स्थापना को मंजूरी दी गई है कि यह कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था। यहां पर इसको जान लीजिए, 2018 में यह केस आया था।
कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार यह किया गया है कि जिसमें निष्क्रिय इच्छा मृत्यु जो है वो कानूनी वैधता को बरकरार रखा गया है। जब कोई कष्ट में हो तो उसको इच्छा अनुसार मृत्यु दे दिया जाए। केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित पड़ोसी प्रथम नीति के तहत पड़ोसी देशों को दी गई आर्थिक मदद पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन कौन सा? 3 और 4। 3 और 4। ठीक, असत्य कथन का चयन करने बोला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित नए आयकर स्लैब पर विचार कीजिए। नया आयकर स्लैब क्या था? 12 लाख रुपए तक 0%, 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख तक 20%, 20 से 24 लाख तक 30% नहीं 25%। बाबू आप ज्यादा लिख दिए हो क्वेश्चन में, तो कौन सा हो जाएगा? 1, 2 और 3, ऑप्शन सी। ये नया टैक्स स्लैब है। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार की अखिल भारतीय रैंकिंग क्या है? तो ये हो जाएगा 22वीं, ऑप्शन बी। और बिहार का देश भर में स्थान कौन सा है? 22वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाल फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन पहली बार राजगीर में किया गया। दूसरा, इस की थीम जो थी निपुण भारत और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? दूसरा कथन सही है। ठीक, और पहली बार फिल्म आयोजन कहाँ किया गया? ये राजगीर में नहीं किया गया था, ये किया गया है बिहार के लखीसराय में। तो केवल 2 कथन सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया? तो ये हुआ है मोहाली में स्थापित, पंजाब मोहाली में। और केंद्रीय जो कृषि मंत्री हैं जितेंद्र सिंह द्वारा मोहाली में यह स्थापित किया गया है। केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री वर्तमान में कौन है अभी? शिवराज सिंह चौहान। ठीक, और भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट है यह। अब आता है गणित के प्रश्न जो पूछे जाते हैं, 10 सवाल। तो श्रेणी 1/2 + 5/6 + 7/6 प्लस ... यह कौन सी श्रेणी होगी? तो समानांतर श्रेणी होगी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। एक समानांतर श्रेणी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका सॉल्यूशन का। आगे बढ़े। कम से कम टाइम में कवर हो सके, नहीं तो 2-2.5 घंटे का एक सेट जाएगा, आपको मजा नहीं आएगा। इसलिए मैथ्स के क्वेश्चन जितने भी होंगे आपको पूरा सॉल्व किए हुए रहेंगे, आंसर बता देंगे आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व कीजिए, बेसिक्स होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 142। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/√2। ठीक, ऐसा आंसर देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। ये रहा सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पर बिल्कुल सामने, ऑप्शन सी, 1/√2। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों का 3.2 लड़कियां और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों का 2/9 भाग तथा लड़कों का 1/4 पार्ट अनुपस्थित हो तो कुल विद्यार्थियों का कौन सा पार्ट उपस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23/30। सारे क्वेश्चंस को पहले कर लेते हैं ना, उसके बाद ना आंसर देखते चलेंगे। ठीक है, ऐसे में टाइम भी लगेगा। एक भिन्न के अंश में 40% वृद्धि करने पर, हर में 80% वृद्धि करने पर नई भिन्न मूल का कौन सा भाग होगा यह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? बी, 7/9। ऑप्शन बी द राइट आंसर। किसी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए तो इससे आधे मूल्य में इसे बेचने पर 30% हानि होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 40%। रीजनिंग है, किसी कूट भाषा में ऑपरेशन को ये लिखा जाता है, और तो इनविजिलेबल को क्या लिखा जाएगा? तो इसको लिखा जाएगा ऑप्शन सी, HMUHTJCMF। ठीक, उसी तरह अगला प्रश्न है गणित का 147 नंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, 148, राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, अगला है, अगर रोज को इस कोड में लिखा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का 149 का ऑप्शन ए, 214673। आखिरी प्रश्न है, किसी बल्लेबाज का 12 पारियों का एक निश्चित औसत है। 13वीं पारी में वो 96 रन बनाता है, जिसके चलते उसके औसत में 5 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो 13वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? तो हो जाएगा 36। ठीक है,
तो इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। ठीक, 141 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे, 142 का सॉल्यूशन। ठीक, 143 का सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने, देख लीजिए आप लोग। 144 का सॉल्यूशन, 145 का सॉल्यूशन, और क्वेश्चन नंबर 147, 148, 149 ये रहा, और 150। तो ये सारे सॉल्यूशन आपके मैथ्स के हो गए। तो मिलेंगे अगले सेट्स में। थैंक यू। और सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं ना बीपीएससी की, उसको शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग नए हैं, पहली बार आए थे चैनल पर, वो सब्सक्राइब करके जाइएगा।